हेलो दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर्स के सीरीज में नेक्स्ट सीरीज आपके लिए लेके आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो आपके करंट अफेयर्स के नॉलेज को और आगे बढ़ाएगा। ओके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, देखिएगा जरूर टोटल क्वेश्चंस। कभी कभी ये चीज़ें क्लिक कर जाती है और पेपर में सटीक आंसर दे जाती है। ओके, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक, जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्लासेस, करंट अफेयर्स के जो चैप्टर हैं वो तो आते ही हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ सीडीपी, जो टेट रिलेटेड सीडीपी है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखिए, क्वेश्चंस जो है वो समझने का प्रयास करिए, और साथ ही साथ अंदर से भी जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं एक्सप्लेन भी आपके सामने कर देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 30 मार्च, 5 अप्रैल या 10 अप्रैल? ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ओके, कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है ये। शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है, याद रखिए, थीम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कचरे को कम करने और प्रबंधित करने के लिए टिकाऊ और पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल प्रथाओं को प्राप्त करना। ओके, यानी कचरे को जितना कम कर सकते हैं कम करें, और उसका पर्यावरण दृष्टि से उसका मैनेजमेंट करना, ये है थीम शून्य अपशिष्ट दिवस का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम लोग 30 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टिव रोजगार पहल किस योजना के तहत शुरू की गई थी? कैप्टिव रोजगार पहल किस योजना के तहत शुरू की गई थी? दीन दयाल उपाध्याय, ओके, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, मनरेगा, मिशन अंत्योदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो किस योजना के तहत यह शुरू की गई थी? तो याद रखिए, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत इसको शुरू किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कैप्टिव रोजगार पहल शुरू की गई थी। इस पहल के तहत कैप्टिव नियोक्ता ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करेगा और उन्हें अपनी कंपनी या सहायक कंपनी में नौकरी प्रदान करेगा। याद रखिएगा, जो कैप्टिव नियोक्ता है वो ग्रामीण में जाके, गांव में जाके युवाओं को ट्रेनिंग देना है और उसे अपनी कंपनी में नौकरी भी प्रोवाइड कराना है। ये इस योजना के तहत लाया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन योजना। नेक्स्ट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? ओके, कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव, है ना, कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? महाराष्ट्र, नई दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका। ओके, तो किसने किया है? नई दिल्ली ने। नेक्स्ट, पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव इस साल 28 और 29 मार्च को दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन दूरसंचार विभाग द्वारा, सीडीओटी, याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया है? दूरसंचार विभाग द्वारा। सीडीओटी दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया और आईईई की कम्युनिकेशन सोसाइटी के सहयोग से किया गया था। यानी सब जो दूरसंचार विभाग है, इन सबके साथ बैठक करके उसके बाद ये क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव स्टार्ट किया गया था कि किस तरह का जो सिस्टम है वो लगाया जाए जो सबके लिए कारगर हो। नेक्स्ट, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम किस योजना के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है? ओके, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम किस योजना के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण, डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। ओके, किसके लिए? तो याद रखिए, ये है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम योजना स्टार्ट किया जा रहा है। भारत में पशुधन के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम NIP लागू किया जा रहा है।
ओके, कृत्रिम गर्भाधान पद्धति और अन्य पहलों के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप भारत में दूध उत्पादन 2014 में जहां 146.31 मिलियन टन था, वहीं 22-23 में बढ़कर 220.78 मिलियन टन हो गया, यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ा है। और जिस हिसाब से इस योजना को क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसमें और ज़्यादा मुनाफा आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय संसद आदर्श ग्राम योजना लागू करता है? याद देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संसद आदर्श ग्राम योजना कौन सा केंद्रीय मंत्रालय लागू करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय या एमएसएमई मंत्रालय? ओके, तो कौन कर रहा है इसको? तो ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय। संसद आदर्श ग्राम योजना लागू करने के का केंद्रीय मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय किस मंत्रालय के सहयोग से वीर गाथा परियोजना का आयोजन कर रहा है? ओके, कौन सी परियोजना वीर गाथा परियोजना का आयोजन कर रहा है? रक्षा मंत्रालय किस मंत्रालय के सहयोग से? ओके, युवा मामले और खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय? ओके, तो किसके सहयोग से? तो याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से रक्षा मंत्रालय वीर गाथा परियोजना आयोजित कर रहा है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। रक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सहयोग से वीर गाथा परियोजना 2.0 का आयोजन किया है। याद रखिएगा, गाथा परियोजना 2.0 परियोजना के तहत स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेता पर आधारित परियोजनाएं गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। वीर गाथा संस्करण 1 में पिछले साल 8 लाख छात्रों ने भाग लिया, जबकि इसी बार प्रविष्टि संख्या 19 लाख को पार कर गई है। यानी वीर गाथा परियोजना बहुत ही सफल परियोजना के तहत बच्चों को मोटिवेट करने के लिए प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने किस राज्य के राज्य क्षमता और लचीले विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ओके, किस राज्य ने? उड़ीसा, केरल, गोवा या गुजरात? किस राज्य के साथ? तो याद रखिए, उड़ीसा राज्य के साथ ये कारगर 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है? याद रखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण मुकाबले के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है? ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या कोयला मंत्रालय? ओके, तो कौन है, जल्दी से बताइए कौन है ये? तो पर्यावरण वन जल और जलवायु मंत्रालय। याद रहेगा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्क बी 1201 ओके, भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री सीआरएम बार्क और किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? यानी B1201 भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री है, इसे किस संस्था द्वारा विकसित किया जा रहा है? डीआरडीओ के द्वारा, नालको के द्वारा, एनएमडीसी के द्वारा या भेल के द्वारा? तो याद रखिएगा, ये किया जा रहा है नालको के द्वारा। ओके, तो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान बीआरसी के सहयोग से नालको ने बीआरसी बी 1201 नामक एक बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री CRMA विकसित किया है। याद रखिएगा, बॉक्साइट जो संदर्भ है वो क्या है? CRM। यह भारत में अपनी तरह का पहला और दुनिया का 5वां CRM है। बार्क के नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिशन कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल्स यानी NCCCM ने नालको को सामग्री विकसित करने में मदद किया है। ओके, यानी इस संस्थान ने नालको में भी मदद प्रदान किया है। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। होपी जो खबरों में था, बहुत ही न्यूज में था, किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? काफी विवादास्पद समूह है। ओके, नेक्स्ट, रूस, USA, इटली, तुर्की, कहाँ पे होपी जनजाति निवास करते हैं? तो ये है USA, अमेरिका में। ओके, होपी एक मूल अमेरिकी जाति समूह है जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी
परियोजनाओं में होपी आरक्षण पर रहते हैं। द वाटर एंड हेरिटेज शील्ड को हाल ही में इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइंटिस्ट इंटरनेशनल साइंस कमेटी टू ब्लैक मेसो ट्रस्ट BMT एक होपी जमीनी संगठन द्वारा प्रदान किया गया है। ओके, तो ये अवार्ड भी प्रदान किया गया है, अमेरिका संबंधित है। ओके, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए जो भी आपको लगते हैं कि इनके लिए जरूरी है ये नॉलेज। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।